हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में टॉर्क की हम बात कर रहे हैं। टॉर्क में आपने पढ़ा होगा कि टॉर्क से हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराते हैं। जैसे कि अगर आप फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे तो एक जगह से दूसरे जगह उसको आप डिस्प्लेस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि टॉर्क में हम किसी बॉडी को रोटेट कराते हैं। तो रोटेट कराने के लिए क्या होना चाहिए? एक एक्सिस होनी चाहिए। जो बॉडी जो है एक्सिस से क्या होनी चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यह एक बॉडी है और यहाँ पर एक एक्सिस फिट कर दी है और इस पर फोर्स लगाते हैं ऐसे, तो फोर्स लगाएंगे तो क्या करेंगे? ये ऐसे घूम जाएगी, है ना। तो इसी तरह के हम लोग को टॉर्क की बात करना है यहाँ पे। तो टॉर्क इक्वल टू लिखा हूँ कि टाउ बराबर आर क्रॉस एफ होता है। और आर क्रॉस एफ, जैसे कि ए क्रॉस बी आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, तो उसको ब्रेक करिएगा तो क्या मिलेगा? आर एफ साइन थीटा और एन कैप। एन कैप का मतलब हुआ कि जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो आर पे और एफ पे दोनों पे क्या है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब हुआ, तो मैंने लिखा है कि आर एफ एन कैप नॉर्मल इंड वेक्टर है। इसको मैग्नीट्यूड में अगर लिखेंगे तो आर एफ साइन थीटा लिखेंगे। अब एंगल बिटवीन आर एंड एफ है थीटा। जो थीटा है वो आर और एफ के बीच की एंगल है। अगर थीटा बराबर 0 हो जाए या 180 हो जाए तो साइन 0 या साइन 180 0 हो जाएगी, यानी टॉर्क क्या होगा? 0 हो जाएगा। जैसा कि आपने पढ़ा होगा थीटा इक्वल टू 90 पर टॉर्क जो होगा वो होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ये बात को। अब यहाँ पर एक मैंने एक रिजिड बॉडी ले लिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कर दिया, यहाँ से आर वेक्टर पर क्या लेगा? फोर्स लगाए एंड पर इस आर के, तो इसको क्या करेंगे? पीछे डॉट डॉट लाएंगे, इसको मिलाएंगे, ये क्या हो जाएगा? आर और एफ दोनों एक दूसरे पर क्या होगा? परपेंडिकुलर, जिसका नाम हो गया आर परपेंडिकुलर। अगर एक्स वाई जेड के कंपोनेंट के फॉर्म में हो और फोर्स भी आपको कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तो आप काफ़ी आसानी से डिटर्मिनेंट के मेथड से आप टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। क्लियर? दूसरी बात, टॉर्क जो होती है, एक और बात है, टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल अपन डेल्टा टी। अब ये डेल्टा एल क्या है भाई? तो डेल्टा जो एल है वो है आपको एंगुलर मोमेंटम, जैसा कि आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ जो मोशन में सेम उसी तरह का है। क्लियर? यहाँ पर हो गया। दूसरी बात, इफ ऐसे दिया होगा, इफ एल चेंज यानी वेरिएबल हो, वेरिएबल मतलब कि आपको चेंज करता हो यानी किसी पर डिपेंड करता हो, डिपेंड्स ऑन टाइम वगैरह, डिपेंड्स ऑन टाइम। वेरिएबल तो रहेगा ही, एंगुलर मोमेंटम वेरिएबल रहेगा तभी टॉर्क होगी, वो तो जानते हैं। लेकिन डिपेंड्स ऑन टाइम तो सिंपली आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी टाउ इज इक्वल टू डी एल अपन डी टी कर देंगे। ठीक है? यानी स्लोप ऑफ एल टी ग्राफ क्या देगा? टॉर्क दे देगा। स्लोप ऑफ एल एंड टी ग्राफ गिव्स आउट टॉर्क। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि टॉर्क ड्यू टू रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क ड्यू टू रोटेटिंग बॉडी। मान लीजिए कि एक रिजिड बॉडी है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इससे मूव कर रहा है। कितना से घूम रहा है? अल्फा से। तो इसका जो मोमेंट एंगुलर आई इंटू अल्फा हो जाएगा। जो टॉर्क होगा क्या होगा? आई इंटू अल्फा। याद रखेंगे, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। यानी आप अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन जानते हैं तो आप काफ़ी आसानी से टॉर्क का फार्मूला लिख सकते हैं। अब बात हमारे पास आती है एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम, इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल एल। वेक्टर होगा
तो एल जो वेक्टर होगी वो हो गई आर अक्रॉस क्या पी, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, पी और साइन थीटा लिखा जाएगा। और ये इसमें भी वही परपेंडिकुलर जो एल की डायरेक्शन होगी वो आर और पी दोनों पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर कोई पार्टिकल, पी का मतलब आप समझ रहे हैं एम इंटू वी लीनियर मोमेंटम है। अब उसी तरह से यहाँ पर थीटा इजिकल टू 0 या थीटा इजिकल टू 180, तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या लीजिएगा 0। अगर थीटा इजिकल टू हो गया 90 डिग्री तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या लीजिएगा मैक्सिमम, और ये हो गया आर और ये हो गया पी। कोई डाउट, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम जो लिखना है वो लिखना है कंपोनेंट और वेक्टर के टर्म में। तो लिखते हैं इन कंपोनेंट इन वेक्टर फॉर्म, इन कंपोनेंट एंड वेक्टर फॉर्म। तो लिखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं। उसी तरह से P इक्वल टू लिखेंगे पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी और जेड के कैप, ऐसे लिखेंगे। तो टाउ एल इक्वल टू आर क्रॉस पी लिखना है। तो लिखेंगे एल इक्वल टू, पहले लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे जे, फिर लिखेंगे क्या के, फिर लिखेंगे एक्स वाई और जेड, फिर लिखेंगे पी एक्स पी वाई और क्या लिखेंगे पी जेड। पी एक्स पी वाई और पी जेड उस टर्म में लिखेंगे, और हमेशा क्या होगा प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। फॉर रोटेटिंग बॉडी, फॉर रिजिड बॉडी, है ना, ऐसे लिखते हैं रिजिड बॉडी, रोटेट तो करेगी ही करेगी। मान लीजिए कि इस तरह से कोई एक रिजिड बॉडी है और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आई है, और ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये हो गया ओमेगा। तो एल इजिकल टू जो होगा वो होगा आई इंटू ओमेगा। यानी किसी भी बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है और उसमें ओमेगा से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बात किया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, ये लिख रहा हूँ क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 आई का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई ओमेगा, इसका क्या होगा स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2i। अभी मैंने पढ़ा कि i इंटू ओमेगा को क्या लिखते हैं एल लिखते हैं बाई 2i, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, ये मैंने लिखा ये तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखा हो तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई मिल रहा है और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ आई मिल रहा है, ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि इफ एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, एल क्या हो एल कॉन्स्टेंट हो, तो क्या मिलेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई मिलेगा। समझ में आई बात, यहाँ देखो अगर एल कांस्टेंट कहता है तब, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ ओमेगा कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो गया। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर आई कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर कहेगा कि अगर एल कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई हो गया। इसी तरह से एक और लिखते हैं
काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये तो होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 आई इंटू ओमेगा इंटू क्या ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या लिखना होगा 1/2 फिर एल आई इंटू ओमेगा, ऐसे लिखना होगा। अब यहाँ पर कहे कि इफ, अगर मान लीजिए इफ ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो होगा वो डायरेक्टिव से क्या होगा एल हो जाएगा, देख रहे हैं ना, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कहाँ पे कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से रेशियो कैलकुलेट करेंगे। रेशियो पर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कोई डाउट नहीं। अब क्या करना है हमको, अब हमें लिखना है क्या कि वर्क डन, है ना, वर्क डन ड्यू टू रोटेटिंग बॉडी, वर्क डन ड्यू टू रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी के लिए मुझे लिखना है वर्क डन, तो मैं लिखता हूं क्या W इज इक्वल टू टाउ और डेल्टा थीटा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके बीच क्या होगा डॉट होगा, यानी इसके बीच एंगल भी होगा, तो W इज इक्वल टू टाउ डेल्टा थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या है कॉस थीटा, ये थीटा क्या है, इसकी और इसके बीच का एंगल है ना। तो मैं लिखता हूँ जनरली ऐसे लिखा जाता है टाउ थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो पावर क्या होगा, पावर होगा W डिवाइडेड बटे डेल्टा टी। तो W को लिखेंगे टाउ लिखेंगे और थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बटे T2 माइनस क्या T1। तो इसको लिखेंगे टाउ, यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा, टाउ इंटू ओमेगा हो गया पावर, ओके। दूसरा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें लिखेंगे क्या कि W जो टोटल होगा वो क्या होगा K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो इसको एक लाइन और लिख सकते हैं W टोटल इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा 2 इसका स्क्वायर माइनस 1/2 आई ओमेगा 1 इसका स्क्वायर। एक लाइन और लिख सकते हैं टाउ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा 2 इसका स्क्वायर माइनस 1/2 आई ओमेगा 1 इसका स्क्वायर, ठीक है। टाउ डेल्टा थीटा 1/2 आई ओमेगा 1 ओमेगा 2 का स्क्वायर, मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात जो कर रहे हैं वो है क्या कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सही बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि टाउ जो एक्सटर्नल होता था वो होता था डेल्टा एल डिवाइडेड बटे डेल्टा टी। जब टाउ एक्सटर्नल को क्या कर दें हम जीरो, तो डेल्टा एल अपन डेल्टा टी को क्या करेंगे हम जीरो, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू हो गया जीरो। तो इसको लिखेंगे एल फाइनल माइनस एल इनिशियल क्या हो गया जीरो। तो I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 और ओमेगा 1, ये आ गया। यानी कहने का मतलब है कि I इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आ गया कांस्टेंट, यानी I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, यानी I बढ़ेगा तो ओमेगा क्या करेगा घटेगा। I अगर बढ़ता है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ाया जाए
तो ओमेगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान लीजिए कि ये है एक टर्न टेबल। टर्न टेबल का मतलब ये रोटेट कर सकता है और इस पे एक आदमी को स्टैंड कराया गया है, ठीक है, और इसके दोनों हाथ में इस तरह से डंबल है और ये ऐसे घूम रहा है। मास है डंबल का m, इसका ओमेगा 1 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 होगा। अगली बार क्या है कि वही आदमी टर्न टेबल पर है और वो क्या किया कि अपने हाथ को ऐसे कर दिया, ये हो गया I2, है ना, ऐसे घूम रहा है, उसका नाम हो गया ओमेगा 2। तो I2 क्या हो गया, छोटा हो गया ना, किससे, I1 से, क्योंकि इसने क्या कर लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में मास को ला दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, घट जाएगी। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगी तो ओमेगा क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए जब कोई आदमी एयर में डाइव करता है ना, यानी पानी वगैरह में जंप करता है, तो अपने शरीर को क्या करता है, सिकुड़ा लेता है। सिकुड़ाता इसलिए है कि ताकि वो ज़्यादा हवा में क्या कर सके, रोटेट कर सके। तो उसके शरीर जब वो सिकुड़ाता है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाती है, घट जाती है। क्लियर है बात? तो ये बात यहाँ पर हुई। अब इस पे हमने तरह तरह के क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ कि सपोज दैट कि ये है आपको एक एक्सिस है और यहाँ पर एक डिस्क है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है और ये क्या कर रही है, ये ओमेगा 1 से घूम रही है, और एक यहाँ पे भी डिस्क है Y2 और ये भी क्या कर रही है, ओमेगा 2 से घूम रही है, और ये फॉल कर रही है, नीचे आ रही है, और ये फिक्स है, यहाँ पर क्या है, ये फिक्स घूम रही है, मतलब कि ये नीचे नहीं गिर रही है और ये नीचे भी आ रही है। तो आएगी तो इसमें टकरा जाएगी। सवाल ये है कि इसमें आएगी तो टकराएगी, तो होगा क्या कि इसका mg फोर्स नीचे लगेगा। तो इस डिस्क का जो mg फोर्स लग रहा है वो एक्सिस के क्या है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। जब एक्सिस के पैरेलल होगा और एंटी पैरेलल होगा तो टॉर्क क्या होगा, जीरो हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको एक्सटर्नल टॉर्क क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। तो जैसे आप एक्सटर्नल टॉर्क इसमें जीरो देखेंगे तो आप मोमेंटम को क्या कर देंगे, कंजर्व करा देंगे। तो एक समय आएगा कि दोनों क्या हो जाएगी, साथ रहेगी, दोनों साथ मूव करेगी, है ना, इसका नाम होगा ओमेगा कॉमन। तो एक्सटर्नल जब टॉर्क इसका जब जीरो हो गया तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों, कंजर्व रहेगी। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगी इसकी, कंजर्व। यानी एल जो इनिशियल होगा वो एल फाइनल के बराबर होगा, कोई डाउट नहीं। यानी I1 हो गया, ओमेगा 1 हो गया, फिर I2 हो गया, फिर ओमेगा 2 हो गया, और फिर क्या हो गया, फिर I1 अब प्लस I2 हो गया, और फिर ओमेगा कॉमन हो गया। तो ओमेगा जो कॉमन हुआ वो क्या होगा, I1 हुआ, ओमेगा 1 हुआ, फिर I2 हुआ, फिर ओमेगा 2 हुआ, और डिवाइडेड बटे क्या हुआ, I1 हुआ प्लस I2 हुआ। ये समझ में आया, ऐसे रिजल्ट बनेंगे। अब क्या है कि जैसे ये कांटेक्ट में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। अब कैसे लॉस करेगा आप समझिए, जब एक दूसरे पर वो जब कांटेक्ट में आएगा डिस्क तो अलग अलग रिलेटिव वेलोसिटी होगी जी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है, तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी कुछ आएगी, तो एक दूसरे पर क्या करेंगे, ओवरलैप होकर वो चलेंगे। लेकिन कुछ देर के बाद जब एक दूसरे के बॉक्स कांटेक्ट में आ जाएंगे तो क्या करेगा, वो एक साथ चलने लगेगा। उस कंडीशन में एनर्जी लॉस होगा। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियल एनर्जी लिखते हैं कांटेक्ट होने से पहले। तो 1/2 I1 ओमेगा का स्क्वायर, 1/2 I2 और ओमेगा 2 का स्क्वायर, और जो कांटेक्ट होने के बाद जो आया वो 1/2 है ना, I1 ओमेगा कांटेक्ट कॉमन स्क्वायर, और 1/2 I2 और ओमेगा कॉमन इसका स्क्वायर। अब क्या है कि डेल्टा U जो है एनर्जी है, डेल्टा U क्या है, एनर्जी है। तो यहाँ पर लिखेंगे U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो डेल्टा U इज इक्वल टू U इनिशियल इसको रख दीजिए, U फाइनल इसको रख दीजिए, और कॉमन की जगह पर क्या रख दीजिए, ये रख दीजिए, और सोल्व करिएगा तो आपको मिलेगा I1 I2 2 I1 प्लस I2, फिर मिलेगा क्या, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इसका स्क्वायर। ये लॉस ऑफ एनर्जी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है?
तो आप इसको याद रखेंगे ऐसे लॉस ऑफ एनर्जी के रूप में। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है, आपको हम बात जो कर रहे हैं मोशन, या ऐसे लिखते हैं रोलिंग बॉडी ऑन, या ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट रोलिंग लिखते हैं ना, रोलिंग। तो रोलिंग में क्या होगा कि इसमें जो होगा भी रोलिंग इज इक्वल टू, एक तो होगा VCM होगा और एक तो होगा क्या रोटेशनल होगा। ये हो गया ट्रांसलेशनल, ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया ट्रांसलेशनल, ये हो गया रोटेशनल और ये हो गया भी रोलिंग। तो भी ट्रांसलेशनल में भी सेंटर ऑफ मास रहेगा और इसमें रहेगा क्या R इंटू ओमेगा रहेगा। क्लियर है ये बात? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है और ये रफ सरफेस पे इस तरह से क्या कर रही है, रोल कर रही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जा रहा है, सीधे जा रहा है, और ये ओमेगा है और इसकी रेडियस कितनी है R है। तो ये सारी बातें मैंने लिखा है। उसी तरह से अगर इसका एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल का लिखेंगे तो एक तो एंगुलर मोमेंटम होगा किसका, सेंटर ऑफ मास का, दूसरा क्या होगा एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल का होगा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा R परपेंडिकुलर इंटू P और यहाँ पर लिखिएगा I इंटू ओमेगा। क्लियर है बात ये? यानी यहाँ पर लिखिएगा MVR प्लस I इंटू ओमेगा, और I इंटू ओमेगा में क्या है, I इंटू ओमेगा में है कि आप इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कीजिए, आपको एंगुलर मोमेंटम रोलिंग बॉडी का मिल जाएगा। इसमें अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, रोटेशनल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, मैं बात कर रहा हूँ क्या रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी एक सेंटर ऑफ मास के लिए होगा और दूसरा क्या होगा रोटेशनल होगा। रोटेशनल, तो रोटेशनल में लिखते हैं, इसमें लिखते हैं क्या 1/2 m VCM का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या लिखते हैं 1/2 I इंटू ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर? हर बॉडी के लिए, प्रत्येक बॉडी के लिए आप लिख सकते हैं, अगर है ना, किसी भी बॉडी के लिख सकते हैं। फॉर प्योर रोलिंग याद रखिएगा कंडीशन, फॉर प्योर रोलिंग में जो VCM होता है वो R इंटू क्या होता है ओमेगा होता है। अब इस VCM को आप ओमेगा के टर्म में लिख सकते हैं या इस ओमेगा को आप VCM के टर्म में लिख सकते हैं इस इक्वेशन को पुट करके। क्लियर? ऐसा मान लीजिए कि मैं बात करूं फॉर डिस्क के लिए, मैं फॉर डिस्क के लिए बात करूं रोटेशनल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या 1/2 m VCM, और ये मुझे पता है कि VCM ही दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसको भी VCM के रूप में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया I मतलब कि MR स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना 2 इंटू VCM का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या R का स्क्वायर। इसको कैंसिल कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, यानी रोलिंग के लिए आ जाएगा आपको, ये हो गया 4m VCM स्क्वायर और यहाँ पर है 1/2 m VCM स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि m VCM का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या 2 और 1 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 3/4 m VCM का स्क्वायर। इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं इसको कि रोलिंग। अगर मान लीजिए हम एल रोलिंग की बात करें सेम डिस्क के लिए, तो क्या लिख सकते हैं MVR, तो यहाँ पर लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, MVR लिख देंगे, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे MR स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 और I इंटू ओमेगा, तो ओमेगा का क्या लिखेंगे VCM डिवाइडेड बटे R, तो ये R से R कट जाएगा, यहाँ भी कितना होगा 3/2 m VCM इंटू R, ये VCM है, इस तरह से लिखते हैं। ये समझ में आया आपको बात? भाई यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज को लिखते हैं। तो अब हम जो लिखने जा रहे हैं रोलिंग ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन, है ना, रोलिंग ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन।
ओके, अब समझिए इस पर। ये हो गया थीटा, यहाँ पर क्या करती है, ऐसे बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है ऐसे। ओके, तो अब देखिए रोल करेगी तो इधर mg लग रहा है तो रोल कर रही है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है ना, ये सब हम बातें बताएंगे तब ये रोल कर रही है, अल्फा इसको मान सकते हो, है ना। तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर h हाइट है, ऐसे मान लेते हैं h हाइट है, ये थीटा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस जगह पर और इस जगह पर मैं लगा देता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कहाँ पर A और टोटल एनर्जी कहाँ पे B। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, mgh लिखेंगे, खाली mgh ही है यहाँ पर, और कुछ है ही नहीं। उसके बाद ये रोल करते हुए यहाँ गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो, यहाँ पर काइनेटिक जीरो, तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक मैक्सिमम, तो यहाँ पर हो गया पोटेंशियल हो गया जीरो, और 1/2 रोल कर रही है तो I इंटू ओमेगा स्क्वायर, और 1/2 m इंटू क्या हो गया VCM का स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, VCM चाहिए, तो फॉर प्योर रोलिंग के लिए लिखेंगे R बराबर VCM इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा लिखेंगे। क्लियर, ये समझ में आ रही है आपको। VCM बराबर क्या लिखेंगे भाई, R ओमेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे mgh इज इक्वल टू 1/2 I, और यहाँ पर लिखेंगे VCM का स्क्वायर डिवाइड बाई R का स्क्वायर प्लस 1/2 m VCM का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, mgh मिलेगा, 1/2 मिलेगा, और VCM का स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा I/R स्क्वायर, I/R का स्क्वायर अब प्लस I/R का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर m मिलेगा। ओके, तो VCM इज इक्वल टू जो आपको रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, mgh डिवाइडेड बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा I/R का स्क्वायर अब प्लस m, ये रिजल्ट होगा। अब h को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर आप h को हटाना चाहेंगे तो आप हटा सकते हैं क्या, h बराबर, हाँ ये आपको दिया रहेगा, है ना, गलत हो गया है ये, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये दिया रहेगा, यही दिया रहेगा, है ना। और उसके बाद अगर आपको मान लें कि ये दिया रहेगा तो आप कन्वर्ट हो सकता है, ये दिया हो और ये नहीं दिया हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, h बटे क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, तो h बराबर l और साइन थीटा इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ h दिया रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर थीटा और ये दिया रहेगा तो आप आसानी से लिख कर वहाँ पर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अब ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करता है, यानी जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ही ज़्यादा होगी उसका VCM क्या होगी, उतना ही कम होगी। जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगी उसका VCM क्या होगी, कम होगी, जब कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन से रोल करती है। अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन से रोल करती है तो उसकी स्पीड, उसकी सेंटर ऑफ मास के स्पीड उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करती है। कोई डाउट? तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।